Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is part of NISM 5A Mutual Funds playlist. मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड लोग एक अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए सो दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड ऑफ द वीडियो ये तीनों जगह मिल जाएगा। तो गाइज एक बार आपका है ना चैप्टर 1 से 12 तक जो भी वीडियोस हमने बनाया है एक्सप्लेन करते हुए वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप 100 एमसीक्यू वाला वीडियो और 50 एमसीक्यू वाला वीडियो जो मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 और न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया है वो सब देख लेते हैं। उसके बाद आप ये अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप पहले चैप्टर्स देख लें और उसके बाद ये सारे वीडियोस देख लें, या फिर अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको नहीं है या कम है या मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे इस वीडियो के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा सारा चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि आप एनआईएसएम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो इसी वजह से मैं अपना मॉक टेस्ट का भी लेवल अब बढ़ा रहा हूँ। राइट, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही मैं कलेक्ट करके अब आपको जो रिसेंट वीडियोस मेरे मॉक टेस्ट के आएंगे उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे एनआईएसएम को क्लियर करने में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, which of these statements are true? A, if the mutual fund units are held in demat form, they cannot be converted into physical form. B, when a mutual fund is redeemed or when there is a dividend payout, the amount will be credited to the bank account linked to the demat account for those mutual fund investors who opt for demat units. अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके पास, A only A is correct, B only B is correct, C both A and B are correct. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में गाइस पूछे जाते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को देख के आपको बताना है कि ट्रू है, फॉल्स है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट। तो अभी एक एक करके हम एलिमिनेट करके ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को समझना बेहतर होता है। तो समझिए, यहाँ बोल रहा है ए में, इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो कैन नॉट पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिकल फॉर्म से डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। ये पॉसिबल होता है, ये बहुत लोगों को पता है। लेकिन डीमैट फॉर्म से अगर आपको दोबारा फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो भी पॉसिबल होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, जिसको रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन तो चला गया। तो ऑप्शन ए हमारा चला गया और ऑप्शन सी भी हमारा चला गया बिकॉज दोनों में ए का जिक्र हुआ है। राइट, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा करेक्ट होगा, वो है ऑप्शन बी। बट स्टिल हम समझ लेते हैं ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है। ऑप्शन बी में बोल रहा है अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करते हो, मतलब आप सेल कर देते हो म्यूचुअल फंड्स को अपने, ठीक है, या फिर आप को डिविडेंड पे आउट किया जा रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, राइट, तब आपको ये दोनों भी पैसे कहाँ मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड होगा या आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट से लिंक्ड होगा, राइट, उसी में आपको दोनों भी पैसे क्रेडिट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनएसीएच फैसिलिटी या एनईएफटी या डायरेक्ट क्रेडिट। ओके, तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस मस्ट ऑलवेज बी मेजर्ड रिलेटिव टू डैश। ऑप्शन ए एसेट क्लास, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी बेंचमार्क। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट, तो अभी फॉर एग्जांपल जब समझिए आपके क्लास में, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके क्लास में चल समझो एग्जांपल के लिए 40 बच्चे थे, ठीक है, और वहां पर हमेशा एक टॉपर होता था जो मार्क्स लाता था अच्छे खासे। राइट, तो जब नेक्स्ट एग्जाम होता था तो आप हमेशा क्या देखते थे कि वो टॉपर से आप बेहतर मार्क्स ला रहे हो या कम मार्क्स ला रहे हो। राइट, कितना कम ला रहे हो, कितना ज्यादा ला रहे हो, ये आपका बेंचमार्किंग हो जाता था कि वो टॉपर आपका बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। राइट, वैसे ही म्यूचुअल फंड की भी कैटेगरी में अगर आपको कंपेयर करना है कि वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करी है तो एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, विच इज बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क मतलब क्या, एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं तो अगर समझिए एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको बताना चाहूंगा, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 250 तक जितनी भी कंपनीज आती है वो होता है मिड कैप। 1 से लेके 100 तक जितनी भी कंपनीज आती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कितनी बड़ी है वो होता है लार्ज कैप। और 251 से जो ऊपर जितनी भी कंपनीज है वो सब स्मॉल कैप में जाता है। राइट, तो ये जो मिड कैप कंपनीज होती है उसको कैसे मेजर करेंगे, उसी से एक मिड कैप फंड बनता है, म्यूचुअल फंड बनता है। लेकिन उसको मेजर किससे करेंगे, बेंचमार्क क्या है उसका। तो हमारे पास निफ्टी मिड कैप 50 का इंडेक्स फंड है, उसमें सारे मिड कैप के ही स्टॉक्स खरीदे गए हैं बाय एक्सपर्ट्स। राइट, खरीदे और बेचे जाते हैं। सो अगर वो समझिए 18% का रिटर्न आपको दे रहा है
राइट। और आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है जहाँ कोई एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो वो 18% को अगर बीट करता है तो वो आउट परफॉर्मेंस किया म्यूचुअल फंड स्कीम ने, मतलब आप अच्छा रिटर्न कमा रहे हो। और अगर नहीं परफॉर्म कर पाता है उससे अच्छा, 16% पे रुक जाता है, तो इससे बेहतर तो आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर देते, राइट, मिड कैप के। तो इसीलिए बेंचमार्किंग बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास कोई बेंचमार्क सेट नहीं होगा, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, आपको सब कुछ अच्छा ही लगेगा कि आपका रिटर्न अच्छा ही बन रहा है, राइट। सो ये सारे म्यूचुअल फंड जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम जो है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा यही काम होता है कि हम ये सारी चीजों को चेक करें, लोगों के गोल्स को चेक करें, उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए वो चेक करें एज अ म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो अगर आप चाहते हैं गाइस कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आप अपना डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं, राइट। मैं आपको पर्सनली रीच आउट करूंगा। एंड अगर आप 100% श्योर है कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो अगर आप 100% श्योर है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ही प्लीज आप वो फॉर्म को भरिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क फॉर सेक्टर फंड्स। A, it's ideal to benchmark a sector fund against an index representing the same sector या respective sector. B, it's advisable to benchmark a sector fund against a diversified fund to get the correct picture. A, only A is true. Option B, only B is true. Option C, both A and B are true. तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है गाइस, समझो कोई एक सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड है जिसमें एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल समझिए आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, राइट। तो क्या आप उसको एक ऐसे बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हो जहां अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड अगर हम ले लेते हैं, उसमें हर सेक्टर के कुछ ना कुछ कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के रखे हुए हैं, एंड उसके बेसिस पे वो एक डाइवर्सिफाइड फंड बन जाता है, राइट। तो क्या आप इस सेक्टर फंड को डाइवर्सिफाइड फंड के साथ कंपेयर करना सही रहेगा या उसका बेंचमार्किंग करना सही रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, करेक्ट। तो ऑप्शन बी तो चला जाता है, राइट। तो ऑप्शन बी जैसे ही जाता है तो हमारा आंसर में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी चला जाता है, बिकॉज दोनों में बी है। तो एक ही आंसर हो सकता है, विच इज ऑप्शन ए। दिस दिस वे आप ना एग्जाम में सोचिएगा और करिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि इट्स आइडियल टू बेंचमार्क अ सेक्टर फंड अगेंस्ट एन इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द रिस्पेक्टिव सेक्टर। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो अब अगर आपको बैंकिंग एक सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, एक म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, करेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? आप उसको बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर कर सकते हो, वो बेंचमार्क बन सकता है, या फिर आप बीएससी बैंक एक्स के साथ जो इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। वैसे ही अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड जो सेक्टर वाला फंड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके आप किससे के साथ कंपेयर करोगे? निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के साथ, राइट। तो पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम को आप पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स के साथ ही कंपेयर कर सकते हो, डाइवर्सिफाइड के साथ नहीं। तो जैसे मैंगो को मैंगो के साथ ही कंपेयर करोगे तो पता चलेगा ये मैंगो अच्छा है या ये मैंगो के एप्पल के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली सही पिक्चर नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ओनली ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिनॉप्सिस ऑफ द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट is found in the dash. Option A, Statement of Additional Information SAI. Option B, Articles of Association. Option C, Trust Deed. Option D, Key Information Memorandum KIM. तो देखिए सबसे पहले तो स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले ट्रस्ट डीड तो वहां से चला जाएगा। अगर गाइज आपको इस चीजों में कंफ्यूजन है ना, तो हमारे पास ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम ना प्लेलिस्ट दे देंगे NISM 5 म्यूचुअल फंड्स का। तो हमने ना पूरे के पूरे बुक को एक्सप्लेन किया है NISM 5 एग्जाम के लिए, राइट। हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक घंटे की वीडियो है डिटेल्ड, आप है ना उनको देख सकते हैं। एंड देन जाके आप ये मॉक टेस्ट जो हमने बनाया है उसको आप रेफर कर सकते हैं, सो दैट आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज उसको रेफर जरूर करिएगा, उस वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो आपको मे बी बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आंसर पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है SAI और जो SID होता है, इनमें क्या होता है ना, स्कीम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है डिटेल्ड। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करें उस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स होती है, प्रमोटर्स के बारे में डिटेल्स होती है, एवरीथिंग उन सब चीजों में ये सब चीजों के बारे में डिटेल होती है। लेकिन क्या आप इतना बड़ा बड़ा डिटेल पढ़ेगा कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो उनको चाहिए एक समरी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी होती है, जो सिनॉप्सिस होती है, वो किधर अवेलेबल होता है? तो SID और SAI का जो कंबाइंड समरी होता है ना, वो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि किम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होता है। और जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड ऐप या म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड को आप चेक करते हो, तो वहां पर किम में का ही मेन इन्फॉर्मेशन वहां लिखा होता है, यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच होता है, क्योंकि वो कंपलसरी है बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज उसको अटैच करना, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑब्वियसली
ऑप्शन डी है विच इज किम। ध्यान रखिएगा एसआईडी और एसएआई का कंबाइंड समरी किम में लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instruments for a balanced hybrid fund? Option A 20% and 40%, option B 40% and 60%, option C 10% and 30%, option D 20% and 50%। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड क्या होता है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है ना गाइस, कि आप इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर रखते हो, ठीक है। एक होता है इक्विटी फंड जिसमें आप सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रख देते हो, एक वो म्यूचुअल फंड बनाते हो। एक डेट फंड होता है जिसमें आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो, राइट। और एक होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो और डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हो। अब उस हाइब्रिड फंड के अंदर भी तीन आता है, एक अग्रेसिव आता है, एक बैलेंस्ड आता है, राइट, ऐसे करके तीन आता है। तो जो बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है उसमें आपको पूछा जा रहा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कितना परसेंट एलोकेट करना है। और आप अगर बोलोगे तो ये डिसाइड कौन करता है कितना करना है, तो ये सेबी की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया है, एक परसेंटेज का जो रेंज होता है वो दिया गया है कि आप इन दोनों परसेंटेज के रेंज के बीच में या उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के लिए, राइट। तो जो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, राइट, चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाई थी। चैप्टर 3 वाला अगर आप वीडियो प्रॉपरली देखेंगे, चैप्टर 2 वाला वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको ये सारी डिटेल्ड में मैंने पढ़ाई है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जो अगर यहाँ क्वेश्चन में डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है तो ऑप्शन भी आएगा 40% एंड 60%। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, तो भी 40% एंड 60% ही होता। तो ध्यान में रखना, जब भी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के बारे में बात हो रही होगी तो 40% एंड 60% ही सिलेक्ट करना आप, ऑप्शन बी। इसका मतलब मैं एक बार समझा भी देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको बोला मैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है, राइट। तो अगर अभी आप डेट इंस्ट्रूमेंट में 40% इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट 60% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, करेक्ट। लेकिन अगर वही चीज उल्टा, अगर आप 60% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेट में 40% जाएगा। एक और सिनेरियो हो सकता है कि आप 50% इक्विटी में करो, 50% डेट में करो। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज में कैसे बता पाया आपको, क्योंकि रेंज दिया है 40 टू 60% का डेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप मिनिमम 40 कर सकते हो, मैक्सिमम 60 कर सकते हो, लेकिन जो रेस्ट होगा अमाउंट, रेस्ट परसेंटेज बचेगा वो इक्विटी में जाना पड़ेगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 6, which document has the statutory information about the mutual fund or AMC that is offering the scheme? So आपको पूछा जा रहा है कि जो तीन डॉक्यूमेंट्स है, जो तीन फेमस डॉक्यूमेंट्स है, राइट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एसएआई, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच इज एसआईडी, और किम, मैंने आपको थर्ड स्लाइड में ही बताया था, राइट, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम किम के बारे में। तो मैंने आपको किम के बारे में क्या बताया था कि उसमें एसआईडी और एसएआई का ये होता है, समरी होता है, सिनॉप्सिस होता है, राइट। तो वो ऑप्शन वैसे भी नहीं आएगा यहाँ। अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें म्यूचुअल फंड या फिर एएमसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यह स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एसआईडी जो है उसमें दिया रहता है सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसके बारे में सारा डिटेल रहेगा कि उसका मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसमें कौन से स्टॉक्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितना परसेंटेज में इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो सब एसआईडी के अंदर होता है डिटेल्स। और एसएआई में होता है म्यूचुअल फंड और एएमसी के बारे में इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7, short term capital loss from an investment can be set off against dash. Option A short term capital gains only, option B short term capital gain or long term capital gain, option C long term capital gains only, option D शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के नॉट बी सेट ऑफ। सो सबसे पहले ये टैक्सेशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना कि समझिए आप ट्रेडिंग करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, एंड शॉर्ट टर्म में ना जब आप उसको बुक करते हैं तो आपको एक लॉस हो जाता है, राइट, ठीक है। या फिर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है, अगर आप एक साल के अंदर कोई स्टॉक खरीद के बेच देते हो, ठीक है, और आपको प्रॉफिट होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, अगर लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं, राइट। वही अगर आप एक साल के ऊपर होल्ड कर रहे हो कोई स्टॉक को खरीद के एंड उसको आप बेचते हो एक साल के बाद, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं जब प्रॉफिट होता है, और लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ना कभी भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हो रहा है, राइट, उसको आप दो चीजों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ। ये हमेशा याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत मैंडेटरी है। आप जब टैक्सेशन फाइल करते हो, लाइक आईटीआर फाइल करते हो, उस वक्त भी आपको काम आता है, राइट, और जनरल नॉलेज के लिए आपको एग्जाम के लिए भी याद रखना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से किसी के साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, राइट। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आपकी सीए दे देंगे जिनसे आप आईटीआर फाइल कराते हैं, राइट।
Question number 8. In which of the following cases is the transaction charge to be paid to the mutual fund distributor deducted from the gross investment of the investor? Option A. When the investor purchases mutual fund units worth rupees 5,000 through a mutual fund distributor. Option B. When the investor purchases mutual fund units worth rupees 10,000 through a mutual fund distributor. Option C. When the investor purchases mutual fund units worth rupees 5,000 through the website of the mutual fund. Option D. When the investor purchases mutual fund units worth rupees 10,000 through the website of mutual fund. ठीक है, ये क्वेश्चन को समझना बहुत इजी इसलिए है, मैं आपको समझा भी देता हूँ इसको इजी तरीके से। यहाँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है, राइट? तो दो ऑप्शन है सी एंड डी, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टर परचेज कर रहा है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स सीधा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्व नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचता है ए एंड बी, राइट? इन ए एंड बी में ही कोई एक करेक्ट है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करने वाला है, जैसे 5,000 का इन्वेस्टमेंट या 10,000 का एसआईपीओ शुरू कर रहा है, तो कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें उसको ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना है टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? And the correct answer here will be when the investor purchases mutual fund units worth rupees 10,000 through a mutual fund distributor. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर 10,000 रुपए का म्यूचुअल फंड यूनिट्स अगर इन्वेस्टर परचेज करता है तो ही उसको ट्रांजेक्शन चार्ज देना है। क्वेश्चन नंबर 9. इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज डैश % ऑफ टोटल असेट्स. ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80. सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को समझने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड समझना बहुत जरूरी है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, जब उनको पैसा रेज करना होता है तो वो एक बॉन्ड इशू करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, ठीक है? बॉन्ड्स मतलब इशू करते हैं, एक सर्टन अमाउंट उनसे वो लेते हैं एंड उसके बदले उनको प्रॉमिस करते हैं कि ये मेच्योरिटी डेट पे हम आपको बॉन्ड का जो पैसा होगा वो वापस दे देंगे, बॉन्ड कलेक्ट कर लेंगे आपसे एंड जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको उस पर पे करेंगे, राइट? तो अगर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बनाया जा रहा है जिसको हम डेट फंड भी कह सकते हैं, राइट? ये डेट फंड के अंदर कैटेगरी में आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ठीक है? और ये AA+ और उससे अबव रेटेड बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में ही इन्वेस्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। मतलब AA+ और उससे अबव रेटेड का मतलब वो ज्यादा सेफर माना जाएगा, राइट? अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट हो रही है, राइट? तो कितना परसेंट उसको इन्वेस्ट करना है अपने टोटल एसेट्स का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में? मतलब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अगर एक कॉर्पोरेट फंड बॉन्ड फंड बनाना है तो उसके पास जितना पैसा है उसका कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है कॉर्पोरेट बॉन्ड में? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 80%। 80% उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद 20% का वो जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन मिनिमम 80% उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो चाहे तो 99% का 100% भी इन्वेस्ट कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, लेकिन मिनिमम 80 होना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10. एन एग्जिस्टिंग बॉन्ड फंड विल टेंड टू लूज वैल्यू व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स डैश. ऑप्शन ए राइज, ऑप्शन बी फॉल, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी आर इक्वल टू यील्ड्स. सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा इजी करके, समझिए। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड फंड कब अपना वैल्यू लूज करेगा, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कम होगा, ये सेम रहेगा, या इक्वल टू यील्ड्स. यील्ड्स मतलब जो इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया। तो चलो इसको एक इजी तरीके से समझाता हूँ। समझिए कि है ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इशू किया रिटेल इन्वेस्टर्स को, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में 8% इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करके कि हम आपको ये बॉन्ड के बदले 8% इंटरेस्ट रेट देंगे। जैसे आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो ना, वैसे ही समझ लीजिए एक एग्जांपल के लिए 8% इंटरेस्ट आपको देंगे और इसकी मेच्योरिटी समझिए 5 साल के लिए है, राइट? 6 महीने बाद ना क्या हो गया, यही बॉन्ड से ऐसे ही एक बॉन्ड वापस से इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अब 9% इंटरेस्ट रेट पे इशू किया। तो डोंट यू थिंक अगर कोई इन्वेस्टर जिसने 8% वाला खरीदा है, अगर उसको अब सेकेंडरी मार्केट में बेचना है, किसी और को बेचना है ये, तो वो बेच नहीं पाएगा, राइट? बिकॉज 9% वाला अब ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को कि अगर वो अपना पैसा लगाते तो उनको 9% मिल सकता है, तो मैं 8 वाला क्यों लूं? तो याद रखना है, जब इंटरेस्ट रेट हमेशा मार्केट का राइज होगा, राइट, तो जो बॉन्ड का जो वैल्यू होगा ना वो लूज होगा। एंड वाइस वर्सा उल्टा भी होता है, जब इंटरेस्ट रेट मार्केट का फॉल होता है तो जो बॉन्ड का जो वैल्यू है वो राइज होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में पूछा जाता है, राइट, एंड पूछा जा सकता है, सो ये याद रखिएगा। इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11. What does financial goal setting involve? Option A, determination of risk profile. Option B, estimating the amount required for a major life event. Option C, determining asset allocation. अब यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फर्स्ट चैप्टर से ही, फाइनेंशियल गोल जो होता है, ठीक है, उसको सेट करने में क्या इन्वॉल्व होता है, राइट? तो पहला ऑप्शन इन्वॉल्व होता है, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन?
तो मेरे हिसाब से जो इन्वॉल्व होता है वो ऑप्शन बी होता है, एस्टिमेटिंग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अ मेजर लाइफ इवेंट। मतलब समझिए अगर आपको 10 साल बाद घर खरीदना है, राइट, या 10 साल बाद आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, 10 साल बाद आपके बच्चे लाइक 12th पास हो जाएंगे और उनको इंजीनियरिंग या डॉक्टर या कोई अच्छी फील्ड में जहाँ ज्यादा पैसा लगता है वहां आपको डालना है, तो एक मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है आगे जाके, उसके लिए आपको है ना वो आप एक गोल बना रहे हो और उसके लिए आप अमाउंट एस्टिमेट लगा रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट होता है यहाँ पर फाइनेंशियल गोल के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आता, ये इन्वेस्टमेंट के वक्त काम आता है, गोल सेट करते वक्त आप रिस्क प्रोफाइल थोड़ी देखते हो, राइट, कि भाई घर खरीदना है लेकिन वो घर गिर गया तो ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। एंड थर्ड, डिटरमाइनिंग असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन कब आता है, जब आप एक गोल सेट कर लेते हो, आप अपना रिस्क भी देख लेते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिर आप असेट एलोकेशन उसके हिसाब से करते हो कि मुझे इक्विटी में कितना रखना है, मुझे गोल्ड कितना खरीदना है, मुझे प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कितना इन्वेस्ट करता है, इसको असेट एलोकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना एक एक चीज को गाइस, वैसे ही सॉल्व किया कीजिए एग्जाम में। आप है ना क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए, फिर एक एक ऑप्शन को है ना प्रॉपरली आंसर दिमाग में रिपीट कीजिए कि इसका मतलब क्या है, एंड देन आप आंसर सिलेक्ट करने चाहिए। कभी भी आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे, ऑन द स्पॉट आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा एमसीक्यूज में, एंड फिर जो आगे जाके राइट हो सकते हैं या जो पीछे आपने राइट दिए होंगे उसको भी आप चेंज कर देंगे इन बोलते हैं ना हरी, या इसीलिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि हम 1 मार्क्स से फेल हो गए, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से फेल हो गए, जबकि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसका मतलब एंड मोमेंट पे कुछ गलती हो रही है लोगों से, राइट, या प्रेशर ले ले रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12, डिसीजंस इन टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। ऑप्शन ए, likely behavior of the markets, option B, risk profile of the investor, option C, income level of the investor, option D, all of the above। अब ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि आप एक असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जो कि टैक्टिकल है, तो टैक्टिकल वर्ड से क्या समझ में आता है आपको, कि आप है ना हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करोगे कि अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी मिल रही है जहां मैं पैसे बना सकता हूँ, राइट, तो वहां ही आप इन्वेस्ट करोगे, वहां ज्यादा आप असेट एलोकेट करोगे, राइट। जैसे अभी आपको लगता है कि गोल्ड का रेट्स बढ़ने वाला है अगले 1 साल के अंदर, तो आप सबसे ज्यादा पैसा कोशिश करो लगाने का गोल्ड में। एंड जैसे ही आपको पता है कि गोल्ड के साथ इक्विटी का थोड़ा को रिलेशन नहीं है, मतलब इनवर्स रिलेशन है, राइट, कि अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो इक्विटी थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्ट होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, इक्विटी में अपना एलोकेशन कम करोगे, तो ये आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट बिहेव कैसे करता है, राइट। तो ऑप्शन ए, लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। टैक्टिकल असेट एलोकेशन करते वक्त आप ये नहीं देखते हो कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल कैसा रहता है या इनकम क्या है, राइट। आप एसेट एलोकेशन तब करते हो जब आप रिस्क प्रोफाइल देख चुके हो, आप इनकम लेवल चेक कर चुके हैं इन्वेस्टर का, और उसके बाद आप टैक्टिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, information under foreign account tax compliance act FATCA is to be provided dash। option A, only if the investment is made from a foreign bank account, option B, only if the country of birth, citizenship, nationality, tax residency is other than India, option C, only if an NRI is doing the investment, option D, only if the investor is a resident of USA और यूरोप। तो सबसे पहले ना यूएसए और यूरोप वाला ऑप्शन चला जाता है, क्योंकि इसका फटका से कोई अलग रिलेशन नहीं है, राइट, कि इनके लिए स्पेसिफिकली फटका फॉलो करना है, फटका उनको फॉलो करना होता है, और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में उनको बताना होता है कि अगर कोई बंदा है या बंदी है जो जिनका बर्थ कंट्री या सिटीजनशिप या नेशनैलिटी या टैक्स रेसिडेंसी इंडिया के अलावा कहीं और है ना, तो ही उनको फटका डिक्लेयर करना होता है एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, राइट, और अगर आप एक फॉरेन बैंक अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है फटका डिक्लेयर करने का, और अगर आप एक एनआरआई हो और इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको कोई डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, और यूएसए एंड यूरोप वाला तो मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन आप रट्टा मार लेंगे तो भी आपको इजीली आप एग्जाम में पास हो सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर है ना फटका के ऊपर यही आसपास घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट फटका के लिए और कोई क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, which of these funds has the highest risk? ऑप्शन ए इंडेक्स फंड, ऑप्शन बी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ऑप्शन सी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ऑप्शन डी गिल्ड फंड। तो गाइज अगर मैं एग्जाम में होता और मुझे ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको है ना डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं जाता, राइट, डायरेक्ट आंसर देने नहीं जाता, अगर मुझे जब तक पूरा 100% श्योर नहीं है, तो मैं क्या करता, मैं पहले देखता कि इसमें इक्विटी और कौन से फंड का नाम लिखा है, तो जब भी इक्विटी के बारे में हम बात करें तो इंडेक्स फंड इक्विटी में आता है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी इक्विटी का पार्ट है, और जो दूसरा नीचे है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एंड गिल्ड फंड, ये दोनों डेट फंड्स में आता है, राइट। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता रिस्की इक्विटी से, राइट, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन चला जाता है, राइट, एलिमिनेट। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन होगा लोगों को कि इंडेक्स फंड ज्यादा रिस्की है या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ज्यादा रिस्की है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडेक्स फंड जो होता है जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, ये दोनों इंडेक्स फंड है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब इंडेक्स फंड में ना अलग अलग कंपनी जरूर होती है,
निफ्टी 50 में या फिर सेंसेक्स 30 में, राइट? अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज होती है, राइट? लेकिन ये सारी लार्ज कैप है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, और सेंसेक्स 30 में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, राइट? लेकिन जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, इसमें भी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स होंगे, बट जरूरी तो नहीं है ना कि वो सारे लार्ज कैप कंपनीज ही हो, राइट? टॉप 50 कंपनीज या टॉप 30 कंपनीज, हो सकता है कि वो स्मॉल कैप कंपनी भी हो, वो मिड कैप कंपनी भी हो, वो लार्ज कैप का भी मिक्सचर हो। तो तीनों का मिक्सचर अगर है किधर, तो वो ज्यादा रिस्की हुआ ना एज कम्पेयर टू सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज जो इंडेक्स फंड के अंदर है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विल बी द हाईएस्ट रिस्क। उसके बाद इंडेक्स फंड आएगा, और उसके बाद फिर आपको आएगा ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एंड गिल्ड फंड। Question number 15. One of the objectives of Dash is to undertake nationwide investor awareness program to promote proper understanding of the concept and working of mutual funds. Option A SEBI, option B BSE and NSE, option C AMFI, option D NISM. तो गाइज यहाँ पर है ना म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात हो रही है, राइट? तो सबसे पहले ना आपको ध्यान रखना है एक एक ऑप्शन को समझते वक्त कि म्यूचुअल फंड्स का काम किसका नहीं है। तो सेबी, सेबी पूरे कैपिटल मार्केट का समझ लीजिए रेगुलेटर है, राइट? फादर है एक तरीके से, सब कुछ वही ध्यान देता है। लेकिन ना उसने एक एमफी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है कि ना भाई तू क्या करेगा मालूम है, तू है ना सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर ध्यान रखेगा कि वो सही से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड दूसरा तेरे को है ना जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उसके सामने तेरे को प्रमोट करना है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा और क्या। तो आप जब भी टीवी पे एड वगैरह देखते हो ना, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, ये लोग जो एड करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, सो ये एमफी का ही काम है उसको प्रमोट करना, इन्वेस्टर अवेयरनेस फैलाना, राइट? और बीएससी एनएससी तो स्टॉक एक्सचेंजेस है, इनका काम अवेयरनेस फैलाना नहीं है, उनका काम सही से सेटलमेंट करना है, राइट? जो भी ट्रेड वगैरह हो रहे हैं, इन्वेस्ट वगैरह हो रहे हैं। और डी एनआईएसएम, एनआईएसएम का काम क्या है? एग्जाम्स लेना, राइट? जो भी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितना भी पढ़ाई होती है उसके करिकुलम डिसाइड करना, और उसके बाद उसके एग्जाम्स लेना, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, ये एनआईएसएम का काम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा एमफी इज द करेक्ट आंसर। एमफी का फुल फॉर्म क्या है गाइस? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। Question number 16. When a dividend is paid, the NAV of the units dash to that extent. Option A rises, option B falls, option C there is no change. तो इसमें क्या है समझिए, फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड है जिसमें ना डिविडेंड पे आउट ऑप्शन दिया गया है, राइट? तो ना वहां पर डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है टाइम टू टाइम, तो वो पे किया जाता है इन्वेस्टर्स को, राइट? उनके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अब उसका एनएवी का जो एनएवी यूनिट्स का जो एनएवी है वो राइज होगा कि फॉल होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ, जब भी डिविडेंड पे किया जाएगा ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, तो ऑटोमेटिकली जो यूनिट्स का एनएवी है ना वो फॉल होगा, ना कि कभी भी राइज होगा। ओके, हमेशा फॉल होगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो रेड्यूस्ड एनएवी है ना, जो फॉल होने के बाद जो एनएवी का नाम होता है ना, उसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड एनएवी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में अलग तरीके से घुमा के पूछ लेंगे कि reduced NAV of a mutual fund where dividend is paid is called as dash। ठीक है, तो आपको याद रखना है ex dividend NAV is the correct answer। Question number 17. An investor already has a folio in a mutual fund scheme where he is a joint holder. However, now he wants to do a additional investment in the same scheme as a sole holder. How can he make the change? Option A, he will have to do the investments under a new folio and select the mode of holding as single. Option B, he can do the investments by mentioning the mode of holding in the application as single to apply only for or the fresh investments being made. Option C, he can do the investment by changing the mode of holding for the additional units under the investment has been made. Okay guys, so इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें एक इन्वेस्टर ने जॉइंट होल्डर के थ्रू इन्वेस्ट करके रखा है। अब उसको है ना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, बट एज अ सोल होल्डर, मतलब वो खुद अकेले इन्वेस्ट करना चाहता है सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो वो क्या कैसे कर सकता है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई जॉइंट होल्डर है, ठीक है, और वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुका है, तो उसके बाद अब है ना उसमें वो सोल होल्डर वाला बन के इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? अनटिल अनलेस वो स्टेटस तभी चेंज हो सकता है अनटिल अनलेस कोई एक होल्डर का डेथ हो जाता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको है ना एक नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नए फोलियो में जाके, और उसमें मोड ऑफ होल्डिंग जो सिलेक्ट करना है वो सिंगल सिलेक्ट करना है। मतलब वो म्यूचुअल फंड स्कीम में सिलेक्ट वही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, बट सेम फोलियो के अंदर नहीं, दूसरे फोलियो के अंदर। अब ये फोलियो क्या होता है? फोलियो होता है जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो सबको यूनिक फोलियो मिलता है, नया फोलियो मिलता है अलग अलग, ठीक है? एंड एक इन्वेस्टर के पास ऐसे मल्टीपल फोलियोज भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, which type of hybrid fund has the least exposure to equity? ऑप्शन ए aggressive hybrid fund, ऑप्शन बी balanced hybrid fund, ऑप्शन सी conservative hybrid fund, ऑप्शन डी arbitrage hybrid fund. So इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हाइब्रिड फंड का लीस्ट एक्सपोजर इक्विटी कौन से हाइब्रिड फंड में होता है इन सब में से, अग्रेसिव में, बैलेंस्ड में, कंजर्वेटिव में या आर्बिट्रेज में. तो मैंने आपको हाइब्रिड फंड का मतलब बताया था, जिसमें इक्विटी और डेट बोथ इन्वेस्ट होता है, बोथ में इन्वेस्टमेंट होता है, तब वो हाइब्रिड फंड बनता है. नाम से ही पता चलता है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में कि इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, राइट. तो 65 टू 80% का है ना, 65 टू 80% के बीच में जब बिटवीन इन्वेस्टमेंट होता है तो वो इक्विटी में, तो वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहा जाता है. एंड रेस्ट 20 टू 35% डेट में होता है एग्रेसिव के अंदर. ठीक है. सेम बैलेंस्ड में क्या होता है, बैलेंस्ड में मैंने आपको बताया भी था, 40 टू 60% या तो इक्विटी में कर लो या तो 40 टू 60% डेट में कर लो और वाइस वर्सा. ठीक है. रेस्ट जो होगा वो बाकी में जाएगा. एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपको है ना 75% से लेकर 90% के बीच में आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना होगा और इक्विटी में सबसे कम होगा 10 टू 25%. तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है, तो अगर आप उसको अच्छे से देख लेते तो आपको याद हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19, इन केस अ फंड मैनेजर इज मैनेजिंग मोर देन 6 फंड्स देन डैश इन ऑल परफॉर्मेंस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स. सो यहाँ ऐसा पूछा जा रहा है आपको कि एक फंड मैनेजर है जो है ना, समझिए 3 फंड में मैनेज करता है, 3 फंड को मैनेज करता है, तो क्या वो तीनों फंड दिखाना जरूरी है एडवर्टीजमेंट करते वक्त, उस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस दिखाते वक्त? तो ऑब्वियसली सेबी के हिसाब से, सेबी के रूल्स के हिसाब से यस, जितने भी फंड मैनेज किए जाते हैं बाय अ फंड मैनेजर को सब दिखाना जरूरी है, चाहे वो अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करे, ताकि उस फंड मैनेजर का क्लियर पिक्चर आ सके उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से. लेकिन एक और क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर 6 से ज्यादा फंड मैनेज किया जा रहा है फंड मैनेजर के द्वारा, तब समझिए एग्जांपल लेते हैं 20 फंड मैनेज किया जा रहा है बाय अ फंड मैनेजर जो कि भाई 20-25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, राइट. तो जरूरी तो नहीं है कि उसका सारा का सारा जो भी मैनेज कर रहा है 20 फंड है वो अच्छा ही हो, राइट. तो उस केस में क्या करना है, टॉप 3 जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है उसको दिखाना जरूरी है, एंड बॉटम 3 जो परफॉर्मिंग फंड्स है उसको दिखाना जरूरी है. जो मतलब लास्ट के 3 फंड्स जो सबसे खराब परफॉर्म किए और जो 3 अच्छे फंड्स जो सबसे अच्छा परफॉर्म किए, दोनों को भी दिखाना, मतलब टोटल 6 फंड्स दिखाना जरूरी है टू द इन्वेस्टर्स, so that they can take a better decision. So option D here will be the correct answer. Question number 20. Among these funds, which will have the lowest interest rate risk? Option A, money market fund. Option B, diversified equity fund. Option C, pharma sector fund. Option D, dynamic bond fund. सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट किस पे पड़ता है. तो सबसे पहले ना बताना चाहूंगा आपको, इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है बाय आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. समझिए इंडिया का तो आरबीआई है, राइट, फादर ऑफ एवरी बैंक, करेक्ट. तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर चेंज किया जाता है या मतलब बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है या कांस्टेंट रखा जाता है, तो उसका इम्पैक्ट है ना सबसे ज्यादा डेट मार्केट पे ही पड़ता है, इक्विटी मार्केट पे बिल्कुल नहीं पड़ता. तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इक्विटी फंड्स के बारे में बात हो रहा है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाता है ऑन द स्पॉट. अब मनी मार्केट फंड और डायनामिक बॉन्ड फंड ये दोनों डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हो गए, राइट. तो मनी मार्केट फंड जो होता है ना गाइस, वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, राइट, और एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में. तो जो इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है ना सबसे ज्यादा उन पर पड़ता है जो लॉन्ग बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स जो होते हैं ना, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, उस पर ज्यादा पड़ता है. तो मनी मार्केट फंड वाला तो सबसे शॉर्ट टर्म वाले चीजों में इन्वेस्ट करता है, राइट. तो इस वजह से इस पे भी लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, इसी पे सबसे लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा. डायनामिक बॉन्ड फंड पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वगैरह में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 21, डैश फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर बाय एन एएमसी. ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. जैसे आप म्यूचुअल फंड 5A का एग्जाम दे रहे हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का, राइट. जब ये एग्जाम आप पास कर लेते हो, क्लियर हो जाते हो, तो आपको है ना एक एआरएन नंबर के लिए अप्लाई करना होता है अगर आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरना है तो. एंड एआरएन नंबर है ना आपको जब मिल जाता है, तब आप है ना कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एम्पैनलमेंट कर सकते हो, मतलब उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनके म्यूचुअल फंड्स को आप लीगली सेल कर सकते हो, राइट. अब आप इलीगल नहीं, आप इलीगल हो जाते हो एआरएन नंबर मिलने के बाद. एआरएन का फुल फॉर्म है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके. एम्फी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसका फुल फॉर्म, राइट. तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एक एएमसी के बीच में और एक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में अपॉइंटमेंट का जो बेसिस होता है, मतलब एक एएमसी जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता है तो उसका बेसिस कैसे होता है. तो क्या वो सेबी अप्रूवल से होता है? नहीं. क्या अग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रिलेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से. ऑप्शन सी, पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉम द एएमसी. ऑब्वियसली एएमसी अपना पावर ऑफ अटर्नी क्यों देगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ये भी नहीं हो सकता. लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक एएमसी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक एग्रीमेंट बनाता है
कि आपका जो ARN नंबर है वो इतने सालों के लिए वैलिड है, तो उस टाइम तक मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ कि आप हमारे म्यूचुअल फंड्स सेल कर सकते हैं, प्रमोट करके सेल कर सकते हैं, एंड सही चीज़ों के साथ, सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप गोल्स वगैरह देख के ही आप सेल करेंगे, एंड आपको हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे इन रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 22, identify the true statements with respect to stamping of application for non-financial transaction of a mutual fund. A, time stamping is relevant. B, date stamping is pertinent. Pertinent का भी मतलब समझ लीजिए relevant ही हुआ. And C, date and time stamping is done. So guys, पहले जमाने में क्या होता था ना, पहले जमाने इन द सेंस 10 साल पहले, राइट, जब सब कुछ मोस्टली फिजिकली होता था, इतना ऑनलाइन वगैरह का सब कुछ नहीं था, तो म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे ना जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते थे विद हेल्प ऑफ चेक एंड एवरीथिंग, तब तो यूपीआई वगैरह नहीं था, तो चेक वगैरह ज्यादा दिया जाता था लोगों के द्वारा, तो ना आपको वो स्टैम्प और स्टैम्प देते थे, मतलब एक थप्पा लगाते थे आपके फॉर्म्स वगैरह पे कि इस डेट पे इस टाइम पे इन्होंने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट, करेक्ट। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी जैसे कि चेंज ऑफ एड्रेस आपको कराना है, नॉमिनी में चेंज कराना है, ये सब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसमें पैसा इन्वॉल्व तो नहीं है ना, राइट। तो इधर भी डेट एंड टाइम स्टैम्प दोनों दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ना गाइस, वो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो सी वाला पार्ट है वो तो दोनों भी केस में राइट है, वो आएगा ही आएगा, राइट। अब हमें डिसाइड करना है पहले और ए और बी में कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि टाइम और डेट दोनों भी मैटर करेगा, क्योंकि किस डेट पे और कितने टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया, उसके बेसिस पे आपको एनएवी मिलने वाला है, सेम डे का या अगले दिन का, करेक्ट। लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए टाइम का कोई भी अहमियत नहीं होता है, दोनों भी आपको डेट और टाइम दोनों दिया जाता है स्टैंपिंग में, बट टाइम का कोई रेलेवेंस नहीं है वहां, सिर्फ डेट का रेलेवेंस है कि किस डेट पे आपने नॉमिनी चेंज कराया या एड्रेस चेंज कराया। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर ओनली बी एंड सी आर ट्रू, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज असेट एलोकेशन मीन। असेट एलोकेशन का बहुत ही सिंपल मतलब गाइज होता है कि आपके पास है ना 1 लाख रुपए हैं, उस 1 लाख रुपए को आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो अलग अलग जगहों पे, उसको असेट एलोकेशन कहते हैं सिंपल भाषा में। जैसे आपने समझ लीजिए आपको ना मॉडरेट रिस्क लेना है, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे मालूम है, 40% इक्विटी में लगा दोगे, 30% डेट में लगा दोगे, और समझ लीजिए 10% आपने गोल्ड में लगा दिया, 10% सिल्वर में लगा दिया, और 10% रीट्स वगैरह में लगा दिया जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड होते हैं, राइट। तो ये आपने क्या किया, आपने अमाउंट को हर असेट में अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं असेट एलोकेशन, राइट। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी डी, अलोकेटिंग अ पोर्टफोलियो टू डिफरेंट असेट क्लासेस। मतलब आपका एक पोर्टफोलियो जो आपने बनाया उसमें जो पैसे आपने अलोकेट किया अलग अलग असेट क्लास में, उसी को असेट एलोकेशन कहा जाता है सिंपल भाषा में। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, for which of the following fund can MNCs MIBOR be used as an benchmark? Option A ELSS fund, option B liquid fund, option C 5-year constant majority government securities fund, option D long term duration fund। ठीक है, सो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंड है जिनको एनएससी माइबर को यूज करते हुए, बेंचमार्क लगाते हुए कंपेयर किया जा सकता है। तो मैंने बेंचमार्क का आपको मतलब बताया था, राइट। सो एनएससीज माइबर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। माइबर माइबर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो है ना शॉर्ट टर्म मनी मार्केट को समझ लीजिए एक तरीके से ट्रैक करता है, राइट। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए एनएससीज माइबर एक बेंचमार्क बन सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिक्विड फंड, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। बट फिर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर पूछ दिया कि लॉन्ग टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें तो क्या होना चाहिए, ये बेंचमार्क। तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है एनएससी माइबर जैसा जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए हो, बट स्टिल किस चीज के साथ उसको बेंचमार्किंग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 10 ईयर्स का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड होता है ना, उसके साथ आप लॉन्ग ड्यूरेशन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को जरूर ये कर सकते हो, बेंचमार्किंग में कर सकते हो, और ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज फिक्स्ड इन अ क्लोज एंडेड फंड। ए द नेट एसेट वैल्यू, बी द रेट ऑफ रिटर्न, सी द यूनिट कैपिटल, डी द मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझिए आप आपने स्टॉक्स के बारे में सुना होगा ना कि जब कोई नई कंपनी को मार्केट में उतरना होता है, सेकेंडरी मार्केट में, राइट। तो वो ना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें वो बोलती है कि मैं अपनी कंपनी के आपको शेयर्स दे रहा हूँ, राइट, इतने पैसे के रेंज में दूंगा, अगर आप बिड करते हो और आपको अलॉटमेंट लगता है, राइट, तो आपको हम मैं वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दे दूंगा और आप मुझे पैसे दे देना, राइट, और आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बैंक में। उसके बाद आपको जो स्टॉक्स के साथ करना होगा, वो सेल करना होगा, होल्ड करना होगा, वो आप कर सकते हो। तो वो होता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जब कोई एक नया म्यूचुअल फंड मार्केट में उतरना चाहता है नया, तो उसको वो एनएफओ की तरफ से उतरता है, एनएफओ नाम से उतरता है, विच इज न्यू फंड ऑफरिंग, राइट।
इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड फंड भी होता है, क्लोज एंडेड फंड भी होता है। ओपन एंडेड फंड में क्या होता है कि एनएफओ ओपन होगा फिर क्लोज होगा, तो एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए होता है, ठीक है, वो 10 रुपए के बेसिस पे यूनिट्स वो लोग बेचते हैं, राइट। एंड लोग जितने टाइम में ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जितने लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, तो उतने दिनों में इन्वेस्ट कर लिया, और उसके बाद फिर बाद में आप उसको सेकेंडरी मार्केट पे सेल करो, उसमें से निकलो, वापस कोई नया एंट्री लेना चाहता है आफ्टर क्लोजिंग, वो सब कर सकते हैं। बट क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, उसकी ओपनिंग डेट होती है, उसकी क्लोजिंग डेट होती है, बाद में वो कभी रीओपन नहीं होता है, क्योंकि क्लोज एंडेड फंड के जो मैनेजर होता है ना, वो कभी भी उसके अंदर जो स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं उसमें कभी भी वो सेलिंग नहीं करता है, राइट। इसी वजह से उसका एक मेच्योरिटी डेट फिक्स होता है, उसी में वो आप निकल सकते हो उसमें से। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको उस फंड से पीछा छुड़वाना है तो आप उससे छुड़वा नहीं सकते, आप सेकेंडरी मार्केट में जाके एक्सचेंज पे उसको सेल जरूर कर सकते हो, बट इसमें कोई एंट्री और एग्जिट आप अर्लियर नहीं ले सकते हो प्राइमरी मार्केट में, राइट। इसी वजह से क्लोज एंडेड फंड में आप कोई नया इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करना चाहता है बीच में, तो वो नहीं कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि क्लोज एंडेड फंड में क्या फिक्स रहता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि नेट असेट वैल्यू एनएवी तो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज जो क्लोज एंडेड फंड के अंदर जितने भी स्टॉक्स खरीद के रखे गए होंगे, राइट, वो ऑब्वियसली उसके स्टॉक्स प्राइस बढ़ रहे होंगे या कम हो रहे होंगे, तो एनईवी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो एनईवी तो हमेशा चेंज होता रहेगा, वो फिक्स नहीं होगा। रेट ऑफ रिटर्न, अब जब एनईवी ही फिक्स नहीं है तो रेट ऑफ रिटर्न भी फिक्स नहीं हो सकता है, राइट। अगर एनईवी ऊपर जा रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, एनईवी नीचे आ रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। एनईवी का मतलब समझ लीजिए स्टॉक का प्राइस, एक तरीके से एग्जांपल से यहाँ म्यूचुअल फंड का प्राइस को बोलते हैं, पर यूनिट के प्राइस को बोलते हैं एनईवी, राइट। एंड फिर डी ऑप्शन जो आता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वही हो गया एनएवी, राइट। एनएवी ऊपर नीचे हो रहा है उसी को मार्केट प्राइस कहा जाता है इन सिंपल टर्म्स, बस घुमा के पूछा गया अलग अलग दो ऑप्शन देखिए। अब सी ऑप्शन जो यूनिट कैपिटल, ये कभी भी बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा क्लोज एंडेड फंड में। पूछो क्यों, क्योंकि समझिए 10 इन्वेस्टर है उस एनएफओ में, क्लोज एंडेड एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी ने ना 1000 यूनिट्स दिए उस 10 इन्वेस्टर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू पे, करेक्ट। तो मैंने आपको कहा था ना, इसमें बाइंग हो सकती है ना सेलिंग हो सकती है, राइट। क्योंकि एक क्लोज एंडेड फंड है, बस इसकी एक मेच्योरिटी फिक्स होती है, उस टाइम पे ये मेच्योर होगा। तो इस बीच में कोई बाइंग या सेलिंग नहीं हुई, कोई एंट्री नहीं, एग्जिट नहीं ले सकता, राइट। तो इस वजह से 1000 यूनिट इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करें तो होता है 10,000 रुपए, राइट, विच विल बिकम द यूनिट कैपिटल, राइट। सो इसी वजह से यूनिट कैपिटल कभी भी फिक्स्ड रहेगा, क्लोज एंडेड फंड में चेंज नहीं होगा। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखने के लिए एंड मॉक टेस्ट को देने के लिए। अगर आपको 25 मार्क्स में से कितना आया है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, राइट। एंड मैं यहाँ पर है ना आपको शो कर रहा हूँ कि आपको कौन सा प्लेलिस्ट देखना है, अगर आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, जिसमें 12 चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये प्लेलिस्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट पे, वहां से आप प्रॉपरली पूरे वीडियोस देख सकते हैं। इवन मैं एक दो मॉक टेस्ट भी लगा के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने की ज्यादा दिक्कत ना पड़े। तो प्लीज उसको देख के आप अच्छे मार्क्स से पास करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही एनआईएसएम के अदर एग्जाम्स के वीडियो सुन लाने वाला हूँ।